हरियाली चाहिए तो सरकार पौधा लगा दे। आदमी सोचे हमें पानी पीना तो सरकार हमारे घर में टुल्लू लगा दे, फिर गिलास में निकाल भी दे, फिर गिलास से हमारे मुंह में डाल दे और फिर हमारे मुंह को भी चला दे, पानी बेटा पी ले, हमें कुछ ना करे। ये जो मानसिकता पैदा हो गई है, जो तब का समय था वो जो 2024 का समय है सर, इसमें सर ये ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से चेंज हुई है? जनता कलेक्टर के यहाँ नहीं आएगी जी। ये अंग्रेजों के जमाने का खेल है जी। उसका इंडियन वर्जन हमने बनाया है। कलेक्टर को जनता के दरवाजे पे आना। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि रियल लाइफ जो तो रियल लाइफ में शिफ्ट होते जाते हैं, तो सर इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट भी मिलता है सर। जैसे कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, उसे हमें जनता तक पहुंचाना है, तो क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, तो सर वहाँ से तो कुछ उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। नेताजी काम तो करेंगे नहीं, सर्टिफिकेट बना तो हाँ एटीएम साहब हमारा आदमी है ज्यादा खुशी में, अब उसका फोन आ गया तो एटीएम साहब सुनने लगे। हम तो जहाँ रहते हैं हमारे किसी नेता को कोई तकलीफ नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना पूरा जिले की समस्या हम हल करते हैं, नेताजी पॉलिसी बनाते हैं, नेताजी भी खुश, नेताजी भी खुश, पॉलिसी भी खुश, हम भी खुश, जनता भी खुश। ब्यूरोक्रेसी नहीं पूरी दुनिया चेंज हुई है। मेरी कंट्री मेरी दिन रात दोनों हमें उस पर देखना है। सर हमारी सरकार जो हमारे लिए बहुत अच्छे से स्कीम्स ले जाती है सर, वो मतलब उसके पीछे काफी रिसर्च होता है, हम लोग सोचते हैं कि इससे जनता को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बट सर फिर भी कुछ सारी स्कीम फेल हो जाती है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही है ना कि हम उसका व्यापक प्रचार प्रसार करके जनता को समझा नहीं पाते हैं। सर आप एक पीसीएस ऑफिसर के तौर पर आपका सर चयन हुआ और आप वर्तमान के इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का, तो सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जब आप पीसीएस के तौर पर चयनित होते हैं उसका प्रमोशन क्राइटेरिया किस तरीके से होता है और आप लास्ट कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए ये सेट हुई है पीछे। जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे गेस्ट तो काफी इम्पोर्टेंट, वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उच्च पद पर कार्यरत हैं और इनसे हम बातचीत करके बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम सबके लिए लाभ बनते हैं, उसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। हम बहुत कुछ एग्जाम से रिलेटेड सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो अब तो बहुत कीमती समय न लेते हुए हम सर के साथ इन बातचीत को आरंभ करते हैं। तो हमारे साथ है श्री हीरालाल पटेल सर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर सेक्रेटरी नेशनल इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर सर्वप्रथम जाएंगे कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमको अवगत कराएं कि आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हुई है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आपका दिलचस्पी आया? देखिए मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती जिले में एक ब्लॉक है साउंड, इसका एक गाँव है लाखड़ी, में वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक किसान परिवार से है। मेरा जो पैतृक पेशा, हर आदमी का एक पैतृक पेशा होता है, तो किसान का पैतृक पेशा किसान हुई खेती बाड़ी, तो किसान परिवार से है। हमने कक्षा 8 तक की पढ़ाई प्राइमरी और काट बोरा वाले में, और उस समय जब हम पैदा हुए, जब हम मरने जाते थे तो बड़ी दुश्वारियां थी। घर से काफी विकास हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन तो मेरा बैकग्राउंड प्राइमरी स्कूल की स्कूलिंग हुई। मैं 9 से 12 तक जैसी बस्ती में पढ़ा, फिर वहां से मैं गया बीटेक किया नगर यूनिवर्सिटी से, फिर वहां से एमटेक करने चला गया IIT में। उस समय IIT होता था गेट के थ्रू में। फिर आ गया ATPC में 1.5 साल रहा, फिर PCS में आ गया, 2009 में मुझे IAS मिल गया। तो ये मतलब पढ़ने का एक बैकग्राउंड है, लेकिन पढ़ाई का पीछा नौकरी में आने के बाद लोग छोड़ देते हैं। मैंने नहीं छोड़ा पढ़ाई को। इंडिया में अगर आप पढ़ाई के किसी से पूछो आपने पढ़ाई क्या किया, तो वो खाली वही जो कॉलेज में सर्टिफिकेट डिग्री मिलती है उसी को पढ़ाई मानता है। ये पढ़ाई अकेली नहीं है, यही जो सोच है। हमारे यहाँ पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक तो क्लासरूम वाली होती है, बीटेक किया, एमटेक किया, PhD किया, किया। तीसरी पढ़ाई होती है जो हम लाइफ में सीखते हैं, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकली सीखते हैं। खेती करने जाओगे तो सिखाएगा, कहीं पढ़ाने जाओगे टीचिंग करोगे तो टीचिंग कैसे अच्छी हो सकती है सीखा। तो हमने प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पढ़ाई नौकरी में आने के बाद भी नहीं छोड़ा। जैसे मैं नौकरी में आने के बाद गया अमेरिका, 1 साल रह के MPA किया, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिराकिस यूनिवर्सिटी से। वहां से लौट के आया, PhD किया गुड गवर्नेंस में। इस समय DLED कंप्लीट कर लिया है। फिर पढ़ने की तो थियोरेटिकल डिग्री जिससे और प्रैक्टिकल पढ़ाई भी मैं मॉडल गांव के प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। सैटरडे संडे को गाँव में जाता हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ।
गांव कैसे विकसित हो, गांव के लोग कैसे धनी हो, गांव कैसे गांधी जी के सपनों वाला रिपब्लिक भी लग गया, तो वहां जाने से वो कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अब आदमी को मरते दम तक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पढ़ाई करते रहना चाहिए। एक तो पढ़ाई का बैकग्राउंड, रही बात कि मैं आईएएस में आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो ये मोटिवेशन मुझे मेरे फादर से मिला। मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे, तो वो नौकरी भी करते थे वहीं नजदीक में एक सिमरियामा ब्लाक था वहां पे, और खेती भी करते थे, सुबह शाम खेती करना, दिन में नौकरी करना। तो ब्लॉक जो होता है वहाँ वीडियो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एसडीएम ये सब आते ही रहते हैं ब्लॉक में डेवलपमेंट। तो मेरे फादर को पता था कि सिविक सर्विसेज क्या होता है, उनकी नौकरी करते तो जाते सबसे बड़ी नौकरी है। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और यूपी में आज भी, उस समय तो बहुत जोर था, आज भी पढ़ाई का मतलब नौकरी समझ लिए, जबकि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, ये सोच गलत है। तो क्योंकि हम भी उसी परिवेश में थे कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी, अब नौकरी ढूंढना तो सबसे अच्छी नौकरी ढूंढो, तो वो सिविल सर्विस से ढूंढता है। तो ये दिमाग में कीड़ा मेरे फादर ने डाला कि सिविल नौकरी करो, नौकरी में सिविल सर्विसेज करो, क्योंकि ये सबसे अच्छी होगी। तो मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, 2024 में कोरोना में उनकी डेथ हो गई। मैंने उनके नाम पर एक मंदिर बनाया है, पिताश्री का मंदिर। ये भी एक अजूबा कहानी। लोग कहते हैं भगवान कौन है, तो भगवान कौन है, जो पैदा पाले पोस है, तो वो है पिताजी। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, उसमें भगवान के रूप में मेरे फादर बनाया। 24 अप्रैल को उनकी एनिवर्सरी मनाता हूँ। तो ये भी एक नई सोच है। सर उस प्रश्न पर भी आएंगे। सबसे पहले सर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आने तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके पिताजी थे, उन्होंने आपको अलग अलग अफसर से मिलवाया, आपको बताया क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और वहां से आपको दिलचस्पी आई। पर सर जब हम ग्रामीण परिवेश से होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास होता है, तो सिविल सर्विसेज क्रैक करना हमारे लिए आसान तो होता नहीं है। तो सर आपके लिए शुरुआत में क्या कठिनाइयां आपको देखनी हुई? देखो, मैं एक सेंटेंस में ये कहूंगा कि देयर इज विल देयर इज वे। दुनिया में कोई चीज आसान नहीं है। आप किसी को देखो तो वो आसानी से मिलना नहीं है। आप चाहे पॉलिटिकल फील्ड में देखो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में देखो, चाहे आप कॉमर्शियल फील्ड में देखो। बाबा रामदेव योगा में बड़ा नाम किए, कहा उनकी बैकग्राउंड देखो, स्ट्रगल हर जगह है। और आप पॉलिटिक्स में देखिए, आप कितने बड़े पॉलिटिशियन देखिए। आप अगर सरदार पटेल को आप देखिए तो आप इनका देखिए, वो भी बहुत धनी के बड़े बड़े घर के नहीं थे। अम्बेडकर जी को देख लीजिए। ऐसे वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद ही बोलते हैं, चाय वाले परिवार से उनका भी बहुत, आप यहाँ मुलायम जी एक बहुत बड़े नेता है, मायावती जी बहुत बड़ी नेता, सब जितने भी लीडर्स हैं, चाहे पुराने हो चाहे वर्तमान हो, अगर आप देखो तो चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, स्ट्रगल हर जगह है। और जो स्ट्रगल करना जानता है वही आगे जाता है। हम लोग स्ट्रगल से बचते हैं, इसलिए आगे नहीं जानते। तो देखिए, और दिक्कतें हर समय रही और रहेंगी। उस समय जो दिक्कत थी, हमें ये चाह बन गई, और जब सपना देखने लगे तो साकार हो गया। सपना वो डे ड्रीमिंग होनी चाहिए, नाइट ड्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं और आप उस पर कार्यरत हैं, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। जब किसी चीज को चाहने लगते हैं तो डे नाइट आपका दिमाग वैसा सोचता है, और जब वैसा सोचना है तो ऑटोमेटिक रास्ते अपने आप बनते हैं। सोचने की जरूरत है, सपना देखने की जरूरत है। रास्ते में चलोगे, कभी रोड़ा आएगा, कोई अवरोध आएगा, वो भी हटना जाएगा। सर एकेडमी से ज्यादा हम सर इसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ये में करना चाहिए इनको, क्योंकि सर आपने काफी अच्छे वर्क किए, इस वजह से आपको 19 पीएम की उपलब्धि मिली हुई। तो थोड़ा सा हम आपके सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाले कार्यकाल पे आना चाहेंगे। सर आपने क्या क्या किया कि आपको डायनेमिक डीएम क्यों बोला जाता है? देखिए, ये जब हम डायनेमिक डीएम, अच्छा देखिए, डायनेमिक डीएम, तो इसमें दो ही शब्द है, एक है डीएम और दूसरा क्या है डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब? जो गतिमान हो, भाग दौड़ करे, मेहनत करे। डायनेमिक का मतलब गतिमान फुर्तीली नहीं। गतिमान का मतलब कि वो बैठे ना रातों दिन भागता रहे, तो हो गया डायनेमिक डीएम। जब हम कलेक्टर बने तो हम सुबह 6 बजे से ले करके, मैं सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करता था तब भी मैं लोगों को बुला के मॉर्निंग वॉक करता रहता था, लोगों की समस्याएं सुन लेता था। आते रहते थे, जाते रहते थे, मैं घूमता रहता। तो वहां भी मैं सब सुबह 5-6 बैठ के लगना, 5-6 स्पॉट पे जाना,
पूरा। तो मैं दिन भर, कभी मैं यहाँ दिख रहा हूँ जिले में, तो कभी वहां दिख रहा हूँ, तो कभी कहीं दिख रहा हूँ। तो दिन भर मेहनत करता था, डायनेमिक रहता था। तो डीएम था, डायनेमिक था। तो जब मेरा 1 साल पूरा हुआ तो वहां एक बुंदेलखंड न्यूज है जी। तो बुंदेलखंड न्यूज करीब 5 साल पहले उनका 1 लाख व्यूअर थे, 1 लाख या 1.25 लाख व्यूअर थे, बहुत बड़ा था। तो उन्होंने मेरे 1 साल कार्यकाल का लिखा कि क्या क्या मैंने 1 साल में कमाया, या क्या क्या किया। तो उसका टाइटल था डायनेमिक डीएम। क्या था ये सब तो वहीं से आ रहा है, ये सब वहीं से उठा। और उन्होंने 8 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो बनाया था, उसकी हेडिंग थी डाइनिंग डीएम। तो वहीं से यह शब्द धीरे धीरे फैल गया और लोग मुझे डाइनिंग डीएम। जब हम किताब लिखने की बात आई तो किताब हमने का वही नाम रख दो जो जनता ने दिया है। तो ये चैप्टर नंबर, जब ये किताब लिखने लगे तो ये हुआ, इस किताब को अगर आप लिखोगे डायनेमिक डीएम तो लोग कहेंगे आप अपनी तारीफ कर रहे हो और ये अच्छा नहीं लगेगा। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी शुरुआती यही से है कि इस किताब का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों, ये हमने एक्सप्लेन किया, नहीं तो लोग कहेंगे कि यार अपनी तारीफ के। तो मैंने ये जो बात आपसे बताई इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि डायनेमिक डीएम ही नाम इसका हमने क्यों रखा है। और इसकी शुरुआत ये देखिए लिखा है, पुस्तक का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों। और ये मैंने उसका पूरा सबूत भी दिया है कि देखिए ये उस समय का ये जो यूट्यूब चैनल यूट्यूब है, मादा के डीएम हीरालाल वो वाकई है डायनेमिक, ठीक है। ये डायनेमिक डीएम के नाम से उसकी जो हेडिंग थी ये मैंने यहाँ बताया। फिर मुझे धीरे धीरे पेपर वाले भी लिखने लगे। तो ये जो है इसको मैंने एक्सप्लेन किया, जब किताब का नाम पढ़ा तो इसको लेके काफी दो जहाद हुआ हमारे लोगों में कि ये नाम रखा जाए ना रखा जाए। तो हमने कहा जो जनता कह रही है वो रखेंगे, दुनिया को जिसको पूरा मानना हो माने। आप अच्छे नियत अच्छी सोच से काम करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। और आपका विरोध होगा, और जब तक आपका विरोध नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता। जिस काम में विरोध नहीं है आप समझ लो काम हो नहीं रहा। सर आपने, मैं देखा था बांदा के अंदर काफी अच्छा वर्क किया हुआ है, तो थोड़ा हम चाहेंगे सर आप अपने स्ट्रेटजी को हमारे साथ शेयर करें कि मतलब ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको भी पता चले कि आप किस तरीके से अपना काम करते थे। देखिए 2 बात, डीएम का काम है कि लोगों को हंसाना, लोगों को धनी बनाना, लोगों की समस्याएं दूर करना, लोगों को आगे ले जाना। हम एक छोटा सा परिवार होता है उसको नहीं खुश रख पाते हैं, और वहां 20 लाख की आबादी थी उस समय, तो उनको खुश रख पाना। तो पूरा बांदा का मैं कलेक्टर, तो बांदा मेरा परिवार हो गया, मैं उसका क्या हो गया, मैं 20 लाख परिवार को खुश रखना। तो जो कॉन्सेप्ट है कि सरकार है और एक तरफ समाज है, समाज में नहीं जनता है। अगर केवल सरकार अकेले काम करेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर सरकार और समाज दोनों मिलकर करेगी तभी समाज का फायदा होगा और तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो यही बेसिक मंत्र है। ये बात क्या है, सरकार समाज अलग अलग काम ना करे, साथ ही करना। समाज सोचता है हमें कुछ नहीं करना है, हमें हरियाली चाहिए तो सरकार पौधा लगा दे। आदमी सोचे हमें पानी पीना तो सरकार हमारे घर में टुल्लू लगा दे, फिर गिलास में निकाल भी दे, फिर गिलास से हमारे मुंह में डाल दे, और फिर हमारे मुंह को भी चला दे, पानी बेटा पी ले, हमें कुछ ना करना, हमें कुछ ना। ये जो मानसिकता पैदा हो गई है ये बहुत खतरनाक मानसिकता है, और जिसके अंदर ये भावना है, हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, सब कुछ स्वयं करेंगे, वैसे हम अपने पैर पे खड़ा होंगे, ये वाली भाव। तो अगर सरकार और समाज मिलकर काम करेगा तो हमारे सरकार को समाज से काम कराना है, सरकार को जोड़ना है, और सरकार समाज के बीच गैप है, तो ये पहले तो गैप करना है। तो हम जहाँ जाते हैं तो जैसा देश वैसा भेद, स्टूडेंट में गया तो स्टूडेंट बन गया, किसान में गया तो किसान बन गया। हमें पहले उनका विश्वास जीतना होता है, उनसे घुलना मिलना होता है। हम जमीन पे बैठक करके जिससे उनको लगे अरे भाई इनको घमंड नहीं है, हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, जमीन पे बैठ जाएंगे, पत्तल की थाली में खाना खा लेंगे, कुल्हड़ में चाय पिएंगे, उनसे मिलजुल कर हाँ, उनमें हम पानी है। डीएम को पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पानी। जैसा जहाँ माहौल हो वैसा सेप लेंगे। तो मैं बेसिकली उस मामले में पानी है, पानी का व्यवहार है। जैसा लोग कहने लगे अरे भाई ऐसा, मेरा मतलब मेरे में विश्वास करो, हमने कहा कि 50 साल से पानी समस्या है,
और ये समस्या मैं चाहता हूँ आप सब मिलकर दूर करें। कहीं बताओ साहब कैसे दूर। हमने तरीका बताया, वो करने लगे, पानी बच गया। हम अकेले करते तो कतई भी नहीं होता। काम जनता कर रही थी, आपसे बता दीजिए। हाँ, हमने जनता का विश्वास जीता घुल मिल करके, और ये बहुत कठिन काम है। महात्मा गांधी ने लड़ाई में क्या किया? अहिंसा का उन्होंने जनता के बीच में जनता के बीच जाकर के उनका विश्वास जीता। और कहीं ना आधा कपड़ा पहना सब, आधा कहीं मार दो तो मार दिया, कहीं खड़े हो जाओ कहीं ये इनका बहिष्कार कर दो। जनता का विश्वास जीता, और उस विश्वास के सहारे उनके बेनिफिट के लिए, किसके? जनता के बेनिफिट के लिए काम कराए। विश्वास जीत लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम कराओगे तो ये जनता है, सब जानती है, मूर्ख नहीं है। धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे नहीं, हमसे आपसे ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ये भी गलत नहीं है लोगों से, ये जनता है, सब जानती है। इसीलिए आप देखिए, चाहे पॉलिटिक्स हो और चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे कोई फील्ड हो, अगर आपने सोचा कि ये बेवकूफ है, मैं इनको बेवकूफ बना लूंगा, तो आपकी 4 दिन में दुकान बैठ जाएगी, महीना के अंदर आपकी नेतागिरी ध्वस्त हो जाएगी। और आप चाहे कितने बड़े अफसर बनते जाओ, और अगर आपने उन्हें बेवकूफ बनाया, एक बार आएगा एप्लीकेशन देगा, 2 मारेगा, कहीं नहीं तो खाली एप्लीकेशन को मार के इसकी कोई नहीं छूता, नहीं जाना, खत्म हो जाए। हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा, तभी हमारी पोजीशन बनेगी। अदरवाइज हम भले वो हमारे मुंह पर ना कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं, या हम गुमराह कर रहे हैं, या हम जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह पर तो हमारा देख के खुद चंचा जी नहीं करेगा, लच्चो पर। लेकिन जैसे बाहर जाएगा, अपनी बड़ा उद्यान था। जनता है, सब जानती है। जनता का जो कलेक्टिव डिसीजन, अभी मैं किताब, कलेक्टिव डिसीजन इज ऑलवेज बेटर डिसीजन देन इंडिविजुअल डिसीजन। अभी मैं आपको एक किताब दिखाऊंगा, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका हेडिंग यही है कि जो कलेक्टिव डिसीजन होता है वो ऑलवेज बेहतर होता है देन ए सिंगल डिसीजन। सर, आपने जो कलेक्टर की छवि था, जो आपने गाड़ी किया, उसके अच्छा सर, तो कलेक्टर की छवि थोड़ा अलग है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कलेक्टर है, वो ऑफिस में बैठेगा, फिर जनता उनके पास जाएगी और वहाँ समस्या समाधान। और सर, जो आपका काम करने का तरीका था वो उल्टा है। हाँ, ज्यादातर हम तो सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियन होंगे, जनता कलेक्टर के यहाँ नहीं आएगी, ये अंग्रेजों के जमाने का खेल है जी। उसका इंडियन वर्जन हमने बनाया है। कलेक्टर को जनता के दरवाजे जाना। पर सर, ये आपने किया कई जगह हम देखते हैं कि कलेक्टर साहब के यहाँ ही लोगों को जाना होता है। हाँ, तो इसीलिए तो वो कहाँ खड़े उतर पा रहे हैं जी। इसीलिए तो मैं डायनेमिक हो गया जी, अब वो अनडायनेमिक है। क्योंकि सर, जो आपने बताया ना, ज्यादातर ये जो राजनेता होते हैं, उनसे लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। यह जनता और अधिकारी में क्या समस्या है जी। और समस्या देखो, नेता का काम पॉलिसी बनाना है, समस्या दूर करना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना हमारा काम। जब हम काम नहीं करते हैं और उसका काम नहीं होता है आदमी का, तो कहाँ जाएगा? नेता के पास, नेता के पास जाएगा। फिर नेता किसको फोन करता है? ऑफिसर को फोन करता है। जनता और हमारे बीच सीधा संबंध है। जब हमारा ये संबंध नहीं निभा, जब हमने जनता नहीं सुना, तो हमें सुनवाना चाहता, तो जाएगा नेताजी के पास। नेताजी काम तो करेंगे नहीं, सर्टिफिकेट बना तो हाँ एटीएम साहब हमारा आदमी है, ज्यादा सोच रहे हैं। अब उसका फोन आ गया तो एटीएम साहब सुनने लगे। हम तो जहाँ रहते हैं, हमारे किसी नेता को कोई तकलीफ नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना पूरा जिले की समस्या हम हल करते हैं, नेताजी पॉलिसी बनाते हैं, नेताजी भी खुश, पॉलिसी भी खुश, हम भी खुश, जनता भी खुश। सर, ऐसे में आपको कभी क्लैश देखने को होगा? तो सर, कई बार क्या होते हैं, राजनेता को ये खतरा आ जाता है कि कहीं आगे चुनाव में लड़ने लगे। कई बार वो आपसे आप अच्छा वर्क करेंगे, आप जनता के साथ घुल मिलकर वर्क करेंगे, तो उन्हें ये डर रहता है कि वो ज्यादा आगे चुनाव लड़ने वाले हो, इसलिए कर। तो सर, कभी आप बताओ, किसी को कोई चीज रोक पाया है? चुनाव लड़ना होगा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, उनके कहने से थोड़ी मान जाएगा, या मेरे कहने से वो थोड़ी मान जाएगी। ये गलत फहमियां है कि ये है चुनाव है। और चुनाव जितना चुनाव आसान है दिखता है ना, चुनाव अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हम चुनाव कराते हैं, हमें पता है अधिकारी होना और चुनाव लड़ना दोनों जमीन आसमान का फर्क है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। बहुत गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। क्या वहां तो आप एसी कमरा बैठ के अपना जो भी फरमान चला लोगे, वहां तो फरमान नहीं, जनता का फरमान चलता है। वहाँ जनता अफसर बनेगी, आपको ये होना चाहिए, ये नहीं कर पाएगा ना, कोई कुछ करता। सर, क्वेश्चन हमारा है से जब आप पीएम के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोग कहते हैं कि अधिकारी है जनता। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये जनता है, बहुत होशियार है।
अरे ये जो हमारे लीडर्स है ना, मैं लीडर को अपने से कई गुना होशियार मानता हूँ। क्या? क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कई गुना उनका अच्छा अनुभव होता है, वो हर चीज को समझते हैं। हम लोग चूंकि जनता से उतना घुल मिले तो हमारा अनुभव उनके तुलना में कमजोर होता है। और जनरल लाइफ में थियरी नहीं चलता है, प्रैक्टिकल चलता है। तो प्रैक्टिकल में कौन भागी है? नेता भागी है, क्योंकि वो जनता के बीच रहता है, उसका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन होता क्या है, अधिकारी सोचते हैं नहीं हम बहुत जानते हैं। मेरे दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आई। ये प्रधान भी आता है तो मैं जानता हूँ ये मुझसे बहुत अच्छा है कई मामले में। इतने सारे लोग तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं एक लीडर को, तो हमारा कोई टकराव है नहीं। हम नेताजी को बहुत बढ़िया मानते हैं, चाहे वो गाँव का प्रधान हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे कोई महोदय। हमारे लिए सब बड़े हैं, सब हानि है। हमें अपने घर का वोट नहीं मिलेगा। एक प्रधान है पूरे गांव का वोट ले आता है तो वो होशियार है, हम होशियार है। अगर हम अभी वोट मांगे अपने घर का तो 10 वोट है तो 3 ठो मिलेगा क्या? अब वो पूरे गांव का प्रधान जी वोट ले आता है तो हम होशियार है या प्रधान जी होशियार है? अब हम बनते हैं कि हम आईएएस, हम होशियार हैं। अरे भैया तुम आईएएस हो लेकिन होशियार इस मामले में हो सकता है आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ यस। और उस दुनिया में थियरी तो चलती नहीं, प्रैक्टिकल चलती है। प्रैक्टिकल में वो खड़ा है तो उसकी बात को सम्मान दो ना। यही दिक्कत है। हमारे अधिकारी चाहे वो चपरासी हो चाहे राजस्व, वो अपने सामने किसी को समझते नहीं है। ईगो बहुत है। खैर अब तो बहुत कुछ सोशल मीडिया जब शायद बहुत गिरावट आई, समझ में आना चाहिए। नहीं आएंगे तो बात होगी। सर एज ए डीएम सर सबसे चैलेंजिंग क्या होता है? एज ए डीएम कोई चैलेंजिंग नहीं होता है। हमें तो कहीं चैलेंज नहीं दिखा। आप अच्छे मन से देखिए, अच्छे मन से, अच्छे नियत से, अच्छी सोच से, मेहनत के साथ जनता का भलाई वाला कोई काम करो, कोई चैलेंज नहीं। सर आपने सर मैंने आपके तो कुछ वीडियो देखे जिसमें आपने बताया कि लो कास्ट हाई इम्पैक्ट वाला आपको काम करते थे। तो सर लो कास्ट हाई इम्पैक्ट वाला सर आपको एक आध उदाहरण था जो आपने किया हो ताकि लोगों को पता चल पाए कि मतलब आपको कुछ कार्य लोग फिर जान पाए ना। नहीं किस तरह की कोई सर लो कास्ट का मतलब सर आप अच्छा ये लो कास्ट है। देखिए तो आपकी कोई चल देखिए हम जो काम करते हैं हमारे 3 ट्रिक्स टेक्निक्स हैं। पहला है कि काम वो करो जिसमें या तो पैसा मांगोगे, है ही नहीं पैसा तो पैसा नहीं है तो काम कैसे? तो ऐसा काम करो जिसमें लो कास्ट हो या नो कास्ट लगे। जैसे मान लीजिए हमें जनता से बात करनी है और हमें 100 गांव में जाना है और 100 गांव में जाना है और 100 गांव में पानी बचाने पे बात करनी है। अगर मान लो एक गांव का खर्चा 1000 आया, सिंपल ठीक है, 1000 आया तो अगर 100 गांव जाना 1 लाख चाहिए ना। अब 1 लाख ना मिलेगा ना बात करो। अब अगर वो 1000 को जीरो कर दो तो ये कैसे जीरो हम करते हैं? हम जाते हैं दरी पे बैठते हैं, गांव वाले दरी दे दिए, माइक की कोई जरूरत नहीं, कुर्सी उसी कोई जरूरत नहीं। क्या तो टेंट का जो 1000 खर्च आता, टेंट का माइक की क्या जरूरत है? बोलो हमसे जैसे पहले जमाने में। तो हमने उसके कास्ट को 1000 को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये जीरो गाँव वाले दरी भी दे देंगे, गाँव का चना चाय पानी हो सकता है तो गाँव वाले चना ले आए, गुड़ ले आए, वही खा लिया। फूल वूल करना नहीं है, चूना लगाना नहीं कुर्सी को, तो कब खर्चा जीरो। तो ये मेरा फायदा। और 100 गाँव में ऐसी बैठक ज्यादा असरदार होती है। वो माई को फूल और नौटंकी वाला असरदार भी नहीं होता। तो ये मेरा फार्मूला। मैं जमीन पे बैठ के कास्ट को घटा दिया। माइक आता ना 200 रुपये का, 200 रुपया वो घट गया। कुर्सी में हो जाता ना 300 रुपये का किराए का, वो घट गया। गांव वाले को सूची ले आते हैं। सब गांव वालों को प्यार से बात करो, सब गांव वाले ले देते हैं। पंचायत को बैठक के बाद खा लेंगे। तो ये नो कास्ट लो कास्ट। दूसरी बात यह है कि मान लो 1000 खर्चा है, 200 रुपया लगा, तो क्या करते हैं वहां जो 2 विभाग होते हैं उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है। जैसे मान लीजिए पंचायत राज है, वीडियो की ऑफिस है, सचिव। तो हमने कहा भाई ठीक है 50 रुपये वाला ये काम है तुम कर लेना, 100 रुपये वाला तुम। तो हम क्या करते हैं जो छोटा छोटा पैसा है, 4 काम होना है, 4 विभाग को 50-50 रुपया बता दिया तो वो कंट्रीब्यूशन हो गया। मतलब जो रिसोर्स उपलब्ध है उन्हीं को कैसे कंट्रीब्यूट करके काम करा। और तीसरी बात यह है जो मेरे गवर्नेंस का, एक तो जो भी नो कास्ट लो कास्ट, दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड अवेलेबल, बाहर से कुछ नहीं मांगना है। तीसरा क्या है कि जनता की सहभागिता होनी चाहिए। क्या जैसे उस बैठक में पत्रकार आना चाहिए, पत्रकार भी बुलाओ,
नेता भी बुलाओ, पब्लिक भी बुलाओ, गाने वाले जो, पहले देखो कि उस बैठक को बढ़िया करने के लिए कितने वैरायटी के लोगों को बुलाना है। तो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर वैरायटी का। ये नहीं एक आदमी आया और अपना वो सबका था, सबका जो है वो बैठक सब ओन करे, ये तीन चीजें हैं, यही तीनों करने, और इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाता है, सहभागिता हो जाती है, सरकार और समाज मिलकर काम करने लगता है। हमने पानी इसी पे इसी तरह से बचाया, छोटी छोटी चुनाव में 10.5% वोट बढ़ाया, क्या सारे काम हमारे इसी चीजों में फार्मूले करते। सर आपने जैसा कि बताया कि आपने जब से एग्जाम क्वालिफाई किया उसके बाद आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अभी आपने कुछ रिसर्च शुरू किया हुआ है, तो सर आप लगातार अकेडमिक्स में रहते हैं, आप लगातार पढ़ाई करते हैं, तो उससे आपको सर क्या बेनिफिट मिलता है ब्यूरोक्रेसी में? देखिए हम पढ़ाई क्या करते हैं, हमारा काम है गवर्नेंस, हम उसके आगे गुड जोड़ते रहते हैं जिससे वो गुड गवर्नेंस हो जाए। हमारी टोटल पढ़ाई गुड गवर्नेंस। अब ये जो गुड शब्द जोड़ना है, तो गुड पाने के लिए कभी उसमें आईटी की जरूरत पड़ती है, आईटी के थ्रू गुड कैसे मिलेगा, कभी कम्युनिकेशन के थ्रू गुड कैसे मिलेगा। जैसे हमारा पीएचडी है कि आईटी के यूज करने से गुड कैसे बढ़ेगा। दूसरा मेरा डिलीट है कि कम्युनिकेशन बढ़ाने से, संवाद बढ़ाने से, संवाद तंत्र को मजबूत करने से गुड कैसे बढ़ेगा। तो हम हमारी टोटल पढ़ाई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के इर्द है, उसमें हम गुड को जोड़ते रहते हैं। सर आपने तो 1994 में पीसीसी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था और आप तब से जो है आप सर्विस में है, तो सर जो तब का समय था जो 2024 का समय है, सर इसमें सर ये ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से चेंज हुई है? ब्यूरोक्रेसी नहीं, पूरी दुनिया चेंज हुई है और दुनिया में उथल पुथल हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। जैसे पहले आप समझो कि किसी के, हमारे ध्यान है कि किसी के घर पे एक जो है सिनेमा घर है, तो उसका बड़ा आदमी माना जाता था और उसका पुष्ट कट जाता। अब तो टेक्नोलॉजी की लाइफ 20 साल नहीं बची। आप मोबाइल फोन की लाइफ 3 महीने है कि आप मोबाइल फोन आज खरीद लीजिए, 3 महीने बाद ही बेकार हो गए, नया हो गया, आ जाता। इसी तरह से आप देखिए अभी एआई का ये जाने हैं, आई नहीं जान पाए हैं हम लोग। एआई का भी हम लोग ये जान पाए हैं, आई नहीं जान पाए हैं। अगले 3 साल में क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, एआई खत्म। तो टेक्नोलॉजी की लाइफ, अगर एआई की लाइफ देखा जाए तो 3 साल है, ऐसे ये लाइफ भी धीरे धीरे घटती जा रही है। और एक चीज और जो देखने को मिला, हम लोग रियल लाइफ से रील की लाइफ में जा रहे हैं। जो हमारा लॉन्ग टर्म होता था वो बहुत शॉर्ट टर्म में होता जा रहा है। अब ये अच्छा करेगा या फायदा करेगा, अभी मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि बहुत अच्छा तो नहीं करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं जो फील कर रहा हूँ। हर आदमी अपनी विश्लेषण करता है, अपने हिसाब से सोचता हूँ। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सोच रहा हूँ कि ये जो हम रियल से रील की तरफ जा रहे हैं, अच्छा बहुत नहीं लेके आएगा। कि कहीं न कहीं एक इसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन कोर्स है, हर चीज ऑनलाइन कोर्स करोगे वो नहीं होगा। हाँ ठीक है, 70% ऑफलाइन होगा और 30% ऑनलाइन होगा। कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाना। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि रियल लाइफ जो है रियल लाइफ में शिफ्ट होते जा रही है, तो सर इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट भी मिलता है। सर जैसे कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, उसे हमें जनता तक पहुंचाना है, तो क्योंकि सब लोग देख पे हैं, तो सर वहां से तो कुछ इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि मेरिट एंड डिमेरिट को दिन रात आपको दोनों हमें उसमें देखना है कि किस लेवल तक ये फायदा पहुंचाएगा। अब आज के डेट में दिन भर रोज उसी पे लगे रहते हैं, मोबाइल फोन। मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। कई कंट्री ने मोबाइल फोन पे बैन लगा दिया है बच्चों पे। क्यों लगा? फायदा, अगर जो आप बात करो फायदा होता तो बहुत सारी कंट्री ने क्यों बैन लगाया? यहाँ ये कई घर में लोग बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हैं, सब मोबाइल पे बात करें, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके फायदे का नुकसान जाता है। हाँ, नुकसान भी है। तो हमें इस पर कहीं कहीं वो लगाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन। तो किसी चीज की अति तो बुरी होती है ना। सर आपने एज ए डीएम सर कई सारे वर्क किए होंगे, पर सर अगर आपको कोई वर्क ऐसा याद हो जो कि आपको सबसे अच्छा लगा हो, मतलब आपने किसी ने किए हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, उस सर कोई ऐसी मेमोरी है जो आप साझा करना चाहेंगे? नहीं, अगर कोई आदमी कई काम करे तो मेमोरी हो क्या? हम दिन भर मदद करते रहते। जैसे अभी आपके सामने ये आए आपके दोस्त, आपको बताया ये रेलवे में नौकरी पा गए हैं और ये जो है यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उनको गिरवाने लाए। और मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने इनको एक मंत्र दे दिया, बिना मांगे एक एडवाइस दे दी। क्यों? इनका अनुभव नहीं है,
कि ये 5 साल बाद जो धोखा खाते उसको मैंने आज ही बता दिया कि ऐसा करोगे तो जो 5 साल धोखा खाओगे वो मिल पाओ। तो हम तो बिना मांगे ही ज्ञान देते रहते हैं। हम ज्ञान दान खूब करते हैं, जो और ज्ञान दान में जो मेरा अनुभव है और इसका लोगों को बहुत फायदा होता है, इसीलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं कि मैं लोगों की भलाई में वो कहे हाँ हमारी भलाई ना करो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं मैं करूंगा। ये उदाहरण है आपके साथ। क्या नाम है आपका भाई? वैभव विशाल सर है। वैभव विशाल। हाँ, ये वैभव विशाल जी आपके साथ आए, मैं नहीं जानता, आपने कर दिया करा और उससे ये सहमत भी हो गए कि जो मैंने आइडिया दिया तो मेरा अनुभव है। हमें अगले 10 साल में क्या दिक्कत आने वाली हो हम ये दिखाई देता, तो वो जा करके ये फंस जाएंगे तो वो ना फंसे हमने भी। अगर मेरे जो सेंटेंस बोलने से अगर इनकी जिंदगी में वो दिक्कत ना आए तो मेरे लिए तो खुशी की। सर हमारी सरकार जो हमारे लिए बहुत अच्छे से स्कीम्स लेके आती है सर, वो मतलब उसमें पीछे काफी रिसर्च होता है, हमको सोचते हैं इससे जनता को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बट सर फिर भी कुछ सारी स्कीम फेल हो जाती है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही है ना कि हम उसका व्यापक प्रचार प्रसार करके जनता को समझा नहीं पाते हैं। एक तो गलती है हमारे बात हो गई, हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आई जाती है, नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्कीम पूरी फेल हो गई, तो जो होना चाहिए वो नहीं। और जनता भी रुचि नहीं लेती है। मैंने बताया ना जनता की एक आदत होगी हमारे मुंह में पानी डाले क्या और फिर हमारा मुंह हिला दे भैया खाना खाएंगे। तो ये जो आदत है जनता को भी बदलने की बहुत जरूरत है। कोई ना कहे, हम अधिकारी लोग तो कह सकते हैं ना, पॉलिटिशियन की मजबूरी हो बेचारा नहीं कह सकता, लेकिन हमें कहना चाहिए कि भाई आप भी सुधरो, हम भी सुधरे, आप भी सुधरो, देश को आगे ले चलो। कहीं ना कहीं उसे विकास सीधे तौर पर जनता का ही होना है, तो जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है वहाँ। थोड़ा पॉलिसी मेकिंग में जो मैंने महसूस किया है, जो टॉप डाउन वाली पॉलिसी ऐसी कमरा पैक चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिसी बनाई जाए तो वो बॉटम अप होना चाहिए। पहले उस क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे मान लीजिए एग्री टूरिज्म है, तो एग्री टूरिज्म ऐसा नहीं है कि एग्री टूरिज्म हमने हमारे पास 50 लोग ऐसे हैं जो एग्री टूरिज्म खुद ही कर रहे हैं छोटे। अब वो उनको ढूंढो और उनसे पूछो क्या इसमें दिक्कत है, कैसे पॉलिसी, तो ये हो गया बॉटम अप। अब आप जो है इधर उधर से रिसर्च करके अमेरिका की एग्री टूरिज्म, इंग्लैंड की एग्री टूरिज्म में आओगे, इंडिया में लगाओगे, लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है। इसको कहते हैं टॉप डाउन। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब इसी तरह से होता है। रिसर्च किया वो अमेरिका में, महाराष्ट्र में, अरे भैया महाराष्ट्र का टोपोग्राफी, सिचुएशन, टेस्ट ये entirely different than UP. So the thing which is applicable in Maharashtra, we cannot implement that in UP. तो ये बॉटम अप अप्रोच वाला होना चाहिए, और जो पॉलिसी बने उसमें इम्प्लीमेंटेशन का कलाज होना चाहिए। ये जो पॉलिसी बन रही है वो उसको लागू कैसे करें चाहिए, कलाज। तो सामान्यतः इम्प्लीमेंटेशन कलाज इतना देखने को नहीं मिलता या होता नहीं। सर चूंकि सर आप लोग डायरेक्ट सरकार से टच में रहते हैं और आपने 1994 से सर्विस कर दी है और आपने डिफरेंट सरकार देखी हुई है, तो सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी जो आपको पर्सनली मतलब अच्छी लगी हो? देखो सरकार ना कोई अच्छी होती है ना कोई बुरी, वो सरकार होती है, ठीक है। और सरकार इस सरकार को जैसे मान लीजिए आज ये सरकार ये काम कर रही, हो सकता है यही काम आगे की जरूरत ना हो, अगर वही काम करेगी तो बुरी लगेगी। तो ये परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। और जैसे आप जनता को लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो बदल देती है कि भाई अब तो वही पुराने ढंग चल रहे हो, नया ढंग दूसरा आ गया है। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, कोई सरकार अच्छी होती है ना अच्छी होती है, सरकार होती है। और जो सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो प्रोडक्ट जनता की अपेक्षाओं से नहीं खरा उतरा, उसे जनता नकार देती हो। आप कोई दवाई ले रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा था, खाओगे दवाई, प्रोडक्ट है, सरकार को छोड़ो। अब तो दवाई 2 बार खाएंगे, नहीं अच्छा कर रहा, नहीं खाएंगे, फिर दूसरी दवाई ढूंढते हो। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, अगर वो बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव उसकी यूटिलिटी नहीं है तो जीरो हो जाए। सर आपने पीसीएस ऑफिसर के तौर पर आपका सर चयन हुआ और आप वर्तमान में इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का, तो सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जब आप पीसीएस के तौर पर चयनित होते हैं उसका प्रमोशन आगे किस तरीके से होता है और आप लास्ट कहाँ तक पहुंच सकते हैं? देखिए ये सेट हुई है फीचर
टीसीएस होता है, फिर उसमें एसडीएम, एडीएम, सीडीओ पढ़े जाते हैं, फिर इसमें हो जाता है कि ये कमिश्नर। अभी तो कमिश्नर तक पहुंच रहे हैं, कमिश्नर वही सेक्रेटरी रह चुके। अच्छे सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम एजुकेशन में भी थोड़ा सा बात करें एकेडमिक्स पे भी, क्योंकि सर ये जो हमारा चैनल इसमें ज्यादातर सर एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। फिर हम चाहेंगे थोड़ा सा आप कुछ सुझाव हमारे एस्पिरेंट को दें कि जब मतलब कि जो भी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है सर, उसके लिए सर बेस्ट वे क्या है? देखो, बेस्ट वे ये है तैयारी करने के लिए, हम इसमें 3 बात कहते हैं तैयारी करने के लिए। पहली बात तो पेपर में हर समय, जैसे चुनाव होगा तो चुनाव के लगेंगे, कहीं अटैक हो गया तो अटैक, जैसे कहीं मान लीजिए सिंदूर चल रहा तो सिंदूर पे लिख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, उस पर पेपर, उस पर खुद क्यों हुआ, पहले कब हुआ था, आगे क्या होगा, वो चीज को पढ़ना चाहिए मैडम। और उसमें ये देखना चाहिए कि ये सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इसमें लिखने में क्या छूट गया, क्या निगेटिव है, क्या मतलब उसको एनालिसिस करिए, कोई ये तरीका। दूसरा, बहुत सारे जो अधिकारी हैं सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू आए हुए हैं, तो आप पिछले 5 साल के 3-4 इंटरव्यू को नोट बना लीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। वो यही बताते हैं हमने कैसे तैयारी किया, कैसे लिखा, क्या किया, जिससे हमें नंबर मिले। तो अगर वो स्टडी कर लो, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा पढ़ना क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या लिखना, कैसे लिखना। मतलब कि आपसे तो जो स्ट्रेटजी रही, जो एक्सपीरियंस रहा सर, जो वीडियो में साझा करते हैं, अगर हम उसे सुने और समझे तो उसे तो हमें ये आइडिया लग जाए कि ये क्या स्ट्रेटजी बनानी है और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। दूसरा, तीसरी बात यह है कि ये सारे लोग ऑनलाइन हैं। आप किसी से कह दो कि हमें मेंटरिंग कर दो, ऑनलाइन जुड़ो, उससे रिक्वेस्ट करो, 10 लोगों से रिक्वेस्ट करो, मेंटरिंग तो कोई भी गुरु तो हर आदमी बनना चाहता, तो गाइड कर देगा कि कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, खाए पढ़ो। तो ये तो मेंटर बना लेना चाहिए ऑनलाइन जुड़ करके, पेपर को कर पढ़ना चाहिए, और रोज रोज टॉपिक बदलता रहेगा। जैसे बिहार में चुनाव चल रहा था, बिहार का चुनाव चल रहा था क्या है, उसके बाद जो है कोई प्रोटेस्ट हो गया तो प्रोटेस्ट पे जो करंट अफेयर से बात होता है, उसी से मैक्सिमम कवरेज को, ये 3 पॉइंट है। पेपर, करंट अफेयर से एनालिटिकल पढ़िए, वेक्टर बना लीजिए, और 2, 4, 6 हर साल के पिछले 4-5 साल के अच्छे इंटरव्यू, 15-20 इंटरव्यू ध्यान से सुनिए, देखिए वो ट्रिक क्या बताता, वो ट्रिक समझो। वो जो इंटरव्यू में ट्रिक बताया है उसको नोट करो, उसको अपने जिंदगी में लागू करो। जी सर, कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यशैली है सर, ये हमें मतलब जो मैं आपसे बात करके समझ पाया सर, जो हमारे नेता होते हैं सर, उनकी है मतलब वो इस तरीके से उनका व्यक्तित्व होना चाहिए। तो सर क्या आप आगे चुनाव लड़ने के लिए मतलब सोचेंगे? अभी हमने आपको इसका जवाब दिया नहीं कि चुनाव लड़ना और अधिकारी वाला काम दोनों एक नाथ को ले, साउथ को। सर तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब कि आप मतलब पॉलिटिशियन आज ऑफ नाउ, आज के दिन तक पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स, ये पता है, दोनों पता है, ब्यूरोक्रेसी करो। तो मेरा जो है, मैं जिस साइड में हूँ अभी ऐसा कुछ नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हैं। ये मुझे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि मैं जनता के बीच घुल मिल के रहता हूँ, तो लोग जो भी जनता से घुल मिल के रहेगा तो कहते हैं तो नेतागिरी करेगा, चुनाव लड़ेगा। अरे भैया, अगर कोई आदमी जनता के बीच घुल मिल के लड़ रहा है, रह रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, तो मतलब कि वो ना करे क्योंकि वो नेतागिरी करेगा, ये गलत सोच है मेरे हिसाब। सर जैसा कि हमने पुस्तक दिखाई डायनेमिक डीएम ने, तो सर हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इस पुस्तक के बारे में बताइए, इस पुस्तक में आपने किस विषय को कवर किया, किस तरीके से किया है? देखिए, इस किताब में मैंने जो बागा में 10-12 काम तो बहुत किया, लेकिन 10-12 काम को मैंने, समस्या क्या थी, उसको कैसे दूर किया, उसका रिजल्ट क्या मिला, ये हमने चैप्टर वाइज। जैसे मान लीजिए कि पानी, आप तैयारी, आपका इंटरव्यू हो रहा है, हम पूछेंगे भाई आप क्लस्टर हो गया जिले का, पानी बहुत बड़ी समस्या है, तो कैसे दूर करोगे। अगर आपने हमारा वाला ये लिख दिया तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये किया हुआ है, ये सफल होगा, सक्सेसफुल है मॉडल। तो ऐसे ये हमने इसीलिए लिखा ही है कि जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, उसका सामाजिक समाधान क्या है। तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड है क्या, तो हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर आदमी को ये किताब पढ़ना चाहिए, सुशासन से ही रिलेटेड है। और इसकी सबसे बड़ी, लोग थियरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हमने उल्टा किया, हमने प्रैक्टिकल किया है जेडीएम और उसकी थियरी बना दी क्या। दूसरा काम देखिए, मैं ऑब्जर्वर बना तो मैं ग्रीन इलेक्शन कराया पंजाब में, उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, ठीक है, जनरल ऑब्जर्वर ने ग्रीन इलेक्शन करा।
और उसकी किताब बना दी। पहले क्या किया, 4 जगह पे प्रैक्टिकल और उसके बाद क्या बना दिया, थ्योरी। हम बॉटम अप वाले हैं, हम टॉप डाउन वाले नहीं। महात्मा गांधी जी की जो अप्रोच है वो हमारे आइडियल है, हम उन्हीं के अप्रोच काम करते हैं। जो काम करना है दूसरे को ज्यादा आसान मत दो, पहले करके दिखाओ, दुनिया वैसे मान जाए। जब आप करते हैं तो लोग वैसे देखने लगे, लोगों को पता चल जाता है। सर हमने कई सारी चीजों पर बात किया। सर लास्ट में हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, सजेशन है सर, जो एस्पिरेंट हैं, जो आपकी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं सर, जो आगे फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, सर उनके लिए कुछ सजेशन। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए जो आज की जो सबसे दिक्कत हो गई है वर्तमान में, अगर आपका सोशल थॉट प्रोसेस है कि हम समाज सेवा चाहते हैं तभी आओ। अगर आपके मन में टाटा बिरला बनने पैसा कमाने का ध्येय है, अब आप सोच रहे हो आईएएस बनेंगे वो पैसा कमाएंगे, तो आप हमेशा दुखी रहोगे पहले दिन से ही आपके। अगर आपका, जैसा मैंने इस सर्विस को एंजॉय किया क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सोशल है, तो जिसका पहली बात थॉट प्रोसेस सोशल है, यहाँ पैसा देखने को नहीं मिलेगा, आपको जमीन पे ही रहना पड़ेगा। और अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, अच्छी तरह से काम करोगे तो काम करने में, समाज की सेवा करने में पैसा कभी बाधा नहीं आए। लेकिन ये सोचो यहाँ से कुछ और हो जाए तो जेल जाने को तैयार रहो। वक्त लोग जेल जा रहे हैं, हर डे आप न्यूज में पढ़ते हो, ये जेल चलेंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे। तो पहला सजेशन है कि पहले ये तय कर लो, क्या कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सोशल थॉट प्रोसेस है तो आइए, ये सबसे बड़ा सजेशन है। और दूसरी चीज है कि आप अपने आप को एक बार इवेल्युएट कर लीजिए। जैसे आपकी क्षमता है 2 रोटी खाने की, तो 2 की जगह 10 खा लो, 50 खा लो, 100 खा लो, 1000 थोड़ी खा पाओगे। तो थोड़ा इसका भी इवेल्युएशन करना चाहिए कि क्या जो इसका रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सर जैसा कि आपने बताया करप्शन से रिलेटेड इशू बातें, तो सर हम जनरली देखते हैं जब एस्पिरेंट तैयारी करता है, जब वो मतलब सिविल सर्विस में आने के बारे में सोचता है, तो उस वक्त उनका जो मेन थॉट आता है कि ये रहता है कि हम सोशल चीजों के लिए करेंगे, और बाद में वो करप्शन में सर चेंज हो जाता है। तो क्या मेन फैक्टर है करप्शन के पीछे? देखिए, ये इक्विलिस्टिक है, करप्ट भी है, ईमानदार भी है। जैसे मान लीजिए दारू की दुकान बिकती है ना, बहुत लोग हैं घर बेच के पीते हैं, बहुत लोग ना वो फ्री में देते हैं हम लोगों को, हम नहीं पीते तो नहीं पीते। बहुत लोग देते हैं किट्टू में, हम लेते ही नहीं, हमने कहा ले लिया, लेते हुआ। तो करेक्ट भी अच्छे हैं। जब आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो इन्वायरमेंट आपको करेक्ट बनाने की कोशिश करता है, मत बनो। हमें बहुत लोग कहते हैं दारू पियो, ये पार्टी में जाते हैं, हम कहते हैं हम पीते ही नहीं। हमें कहा मैं पी लूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा या बढ़ जाऊंगा, जो भी मैंने पीता, सिंपल सी बात है। तो ये सिस्टम आपको गड़बड़ बनाना चाहता है। एक बच्चा होता है भगवान के रूप में आता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर बुराई आती है, ठीक नहीं आती है। अब उस बच्चे को उस बुराई से बचना है। इसी तरह से एक अधिकारी के साथ भी क्या कि जब वो सिस्टम का पार्ट होता है तो सिस्टम बहुत तरीके से उसको अपने में ढालना चाहता है, वही बचना है कि नहीं हम तुम्हारे सिस्टम में नहीं ढलेंगे। और ढलेंगे तो वहां तक ढलेंगे जो इथिकल है, जो नॉन इथिकल है नहीं ढलेंगे। तो सर कई बार सर क्या होता है सर, दबाव बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप उनके सिस्टम में नहीं ढलेंगे तो सर वहां पे हमें देखने को ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कौन सी सर है, पोस्टिंग ट्रांसफर यूनिवर्सल है। जो भी इस दुनिया में पोस्ट बचे हैं, हम तो इसके बहुत बड़े शिकार हैं। हमारी खुद पोस्टिंग चेंज होती है तो मैं मस्त रहता हूँ, जहाँ बैठा दोगे वहीं काम करेंगे। क्या हाँ, हमें कल्चर में पोस्टिंग हो गई तो वहां लोगों को नहीं मजा आता, मेरे को मजा है। जबकि मैं कल्चर का खाका गाना नहीं जानता था, मैंने सीखना शुरू किया, उन्हीं से पूछता था, उनके साथ मिलकर उनकी समस्याएं दूर करता था, मुझे बहुत मानने लगे, मुझे भी नई चीज सीखने को मिली। कोई पोस्ट हुई नहीं है ट्रांसफर के नाटे तरफ से। यही सब तो गलत फहमी हो गई, ट्रांसफर कमिश्नमेंट है, पोस्ट हुई है, मैं इसको नहीं मानता। मैंने आज तक ना माना, इन लोगों को सकता अतिशयोक्ति। जैसे क्या होता है मतलब आपके मैनेजमेंट जो आपको देखने की मतलब ये इस डिस्ट्रिक्ट में और आपको कोई बता ये सजा वाली सर्विस, ये आप ये सजा कुछ नहीं होगा। हमारी पोस्टिंग जो कुछ है आप कहना चाह रहे हो तो ये सब नहीं, हमारे बैंक के वो डीएम हम डीएम नहीं हूँ, तो उससे 4 गुना काम करता हूँ। काम नहीं दिया, क्लाइमेटिक चेंज को काम करता हूँ। काम करने के लिए दुनिया ओपन है, की सोच अच्छी होनी चाहिए। क्या सैटरडे संडे को गांव में जाओ, देश की सेवा करो, किसी ने रोका? चले जाओ, गरीबों को बच्चों को पढ़ाओ, किसी ने रोका है? चलो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो
तो ये सब कहने की बात है ना। अच्छा काम करने के लिए किसी पोस्ट की जरूरत हो नहीं। हाँ चलिए सर, हमें आपसे बातचीत कर काफी अच्छा लगा सर। हम उम्मीद करेंगे कि जिन्होंने आपको सुना होगा उन्हें बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में समझ भी हुई होगी। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। सर ने जो बुक लिखी है डायनेमिक डीएम नेम से, मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूँ और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगा। आप सब जाकर इसे पढ़ें और समझे कि जब हम ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो किस तरीके से हम एक अच्छा वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से चीजें सक्सेसफुल होती है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बाकी आप सर के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सर के साथ जुड़कर आप बहुत सारी चीजों को सर के साथ मिलकर समझ भी सकते हैं। तो सर का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप सर के साथ जुड़ पाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में ये अभी किताब जो है लिंक्डइन और अरे इसमें आपके बाजार में जाना फ्लिपकार्ट पे भी है, ये 3 भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी एंड गुजराती। तो इस बुक का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न छूट गया हो, तो आपको लगता है कि सर से इस चीज के बारे में पूछना रहेगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम सर के माध्यम से उसको डिस्कस करके आपको कमेंट के माध्यम से उसका रिस्पॉन्स भी दे देंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ प्रश्न मुझसे छूटा हो तो भी आप बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत बहुत समय।